क्षरण और दोहन हो रहा है। अगर साल का रिकॉर्ड देखा जाए, साइंटिस्टों ने प्रूव किया है कम से कम 10,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है हमारे पास। जिसमें आप देखेंगे एनपीके, जिसमें आप लेते हैं डीएपी है, मीन्स फास्फोरस है, नाइट्रोजन है और पोटास है, कैल्शियम है, इन सब चीजों की कमियां इतनी ज्यादा आ रही है, इतनी ज्यादा कमियां आ रही है, साल में लगभग 60 लाख टन है। कभी देखिएगा आप लोग, नाइट्रोजन 60 लाख टन है, आपका फास्फोरस भी 60 लाख टन है, पोटास भी 60 लाख टन है, ये सब टन में है। इसके बाद आता है कैल्शियम, ये आपका लगभग 100 लाख टन है। ये एक साल में क्षरण हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मिट्टी से खत्म हो रहा है। और इसका अगर सारा कैलकुलेशन रुपये में निकाला जाता है तो लगभग 10,000 करोड़ रुपया आता है। अब 10,000 करोड़ रुपया तो एक छोटा सा रकम होता नहीं है। हमें लगता है सर, रत्नम सर, 10,000 करोड़ में किसी भी एक विभाग और एक स्टेट की इकोनॉमी डिपेंड कर देती है। ये हमारे कुछ गलतियों की वजह से ये सारा नुकसान हो जाता है। अगर आप खेती करते हैं दिल से तो इस चीज को देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। हो सकता है थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ लोगों को बोरियत भी होगा। स्टार्टिंग में इसलिए बोल देते हैं कि थोड़ा सा आप तन्मयता से सुनिएगा उस चीज को, क्योंकि करेंगे खेती आप, लेकिन खेती के बारे में जानने का प्रयास नहीं करेंगे। सारी अपनी जीविका उपार्जन खेती पे ही है, लेकिन फिर भी खेती की पद्धति को चेंज करने का हम मंशा नहीं रखते हैं। आज हम खड़ा होकर बता रहे हैं, कुछ लोगों के मन में ऐसा भी होगा कि आज ये साइंटिस्ट बन के बता रहे हैं हमको, जबकि हम खेती डाई यूरिया पे करते आ रहे हैं आज अपने पूर्वजों से। लेकिन जिस टाइम वो करते थे, लागत ज्यादा थी या कम थी? लागत कम थी, पैदावार भले कम आता था, लेकिन आपकी औसत आयु कम नहीं थी, रोग आपके पास ज्यादा नहीं थे, आप कम भी खाते थे, ज्यादा जीने का प्रयास करते थे, ज्यादा जीते थे, रोग बहुत ही कम था। आज तो जितने लोग बैठे लगभग हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई रोग है। ये सारा रोग कहाँ से आया? खान पान से आया, और टोटल कहाँ से आया? यहाँ से मिट्टी से आया। तो ये जो सिनेरियो दिखाने का हमने प्रयास किया, बस इसलिए बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जहां हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही पवित्र मिशन है। अगर इसे आप नहीं बचाएंगे और इसी कंडीशन से 60 लाख टन 100 लाख टन हमारी मिट्टी से सारी चीजों का दोहन और क्षरण होता रहा, तो आने वाले समय में क्या आपके पास कोई एक ऐसी भूमि बचेगी जहां आप एक भी अनाज डाल के दाना पैदा कर सकेंगे? भले हम चांद पे चले जाएं, कहीं चले जाएं, आधुनिक से आधुनिक हथियार बना लें, लेकिन हम रोटी बनाने वाली मशीन नहीं बना सकते। वो जब भी आएगी तो मिट्टी से ही आएगी, स्वाद से ही आएगी। इसीलिए मिट्टी को कहा गया है ये जो आत्मा है ये अनंत काल की है, अनंत जीवन की कह लीजिए। और इस आत्मा को हम आप टोटल खत्म करने पे लगे हुए हैं। इस सूक्ष्म जीवित जीवाणुओं का संसार रहता हो, जैव कार्बन की मात्रा प्रचुर मात्रा में हो, वहां पर क्या करते हैं? खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं। लेकिन हम इतने चाह इस मृदा को क्या बना दिया हमने? अब इस मुर्दा से कभी कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति मर जाए, उस मुर्दे से आप कोई काम करा सकते हैं? कभी नहीं करा सकते। अब इस मुर्दा से अगर काम कराना है तो कुछ ऐसा जादू मंत्र चाहिए कि इस मुर्दे में जान आ जाए, और इस मुर्दे को मृदा में कन्वर्ट करना ही हमारा काम है। किस तरीके से इस मुर्दा को इस मृदा में कन्वर्ट कर ले जाए, यही हमारा टोटल काम है, और इसी पे हम अपने कामों को आगे लेके चल रहे हैं। खैर, इन सब चीजों पे बात की जाएगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम आते हैं आपके फार्मिंग के तरीके पे। किसान सबसे ज्यादा खेती करता है तो उसमें कौन कौन से उर्वरकों का उपयोग करता है? डीएपी, यूरिया, पोटास, जिंक, सल्फर। मुश्किल यही है।
डीएपी भी आपको देखा जाए तो बैक्टीरिया से मिल जाएगा, यूरिया भी आपको बैक्टीरिया से मिल जाएगा, पोटास भी मिल जाएगा, सल्फर भी आते हैं, जिंक नहीं मिल पाता है। जिंक को हमको कहीं न कहीं से डालना पड़ता है, लेकिन जिंक की कमी भी हमारे मिट्टी में नहीं है। हम इस जिंक की कमी करते जा रहे हैं। किस तरीके से करते जा रहे हैं? क्योंकि जब किसान डीएपी डालता है तो बार बार हम कहते हैं डीएपी का पूरा नाम डाई अमोनियम फास्फेट, मींस प्रूफ हो रहा है इसमें क्या क्या किसानों के शब्दों में कहा जाए तो यूरिया और डाई मतलब फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये दो चीज है। इसमें 46% क्या होता है और 18% आप पढ़े हैं ना, क्या होता है 40% क्या होता है, 46% यहाँ पे फास्फोरस होता है, 18% क्या होता है नाइट्रोजन होता है। ये मेरे बस लिखने का ही मतलब बैठ जाइए कि बार बार इस पे चर्चा होती है। अब इस 46% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन में 15.5% ही नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट में होता है जो प्लांट अपटेक कर पाता है, बाकी वो नहीं करता है। इस फास्फोरस में जो 46 है ये 35.5% होता है जो पौधों के पास मिलता है, बाकी मिट्टी में पड़ा रहता है। और इन पे भी एक सबसे बड़ा गेम होता है, आपकी मिट्टी का CN रेशियो और पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच वैल्यू अगर सही रहा तब जाके ये 18% आपका मिट्टी में घुलनशील होगा, बाकी वो मिट्टी में अनअवेलेबल फार्म में पड़ा रहेगा। अब किसान इतना समझदार हमारा फार्मिंग करता है, 100 किलो डीएपी लाएगा, इसका 18% वो अपटेक कराता है। अगर इन सब चीजों को माइनस करेंगे तो ये आपका 11 से भी नीचे चला जाता है। हम 11 नहीं 18% पे लेके चलते हैं। अब 18% अगर वो यूज में लाता है, बचा कितना 100 में से 18 निकालने पे? अगर एक सिंपल सा एग्जांपल किलो में लेके चले हम लोग तो 82 किलो का पैसा तो लगता है बहुत कम होता होगा डीएपी का दाम। बहुत ज्यादा था। 82% डीएपी का दाम तो बहुत ज्यादा कम होता होगा, क्योंकि किसान सबसे ज्यादा फार्मिंग में क्या यूज करता है, हर साल एक बोरिया बढ़ा के डालेगा अपने खेत में। इस बार अगर 50 किलो डाला तो अगले बार दीपक जी 50 किलो नहीं डालेगा, वो 100 किलो डालेगा, 70 किलो डालेगा। ऐसे ऐसे समझदार किसान हैं। इधर करंडा के क्षेत्र में बिहार गेहूं में 1 बीघे में 4-4 बोरिया यूरिया फेंके हैं। सही बात है। जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उस चीज को हम डालते हैं, और इस 82% को हम अपने मिट्टी में स्टोर करते चले जाते हैं जो मिट्टी में घुलनशील नहीं है, पौधा उसे ले नहीं पा रहा। फिर अगले बार उठेंगे, फिर डीएपी डालेंगे, फिर मिट्टी में ये घुलनशील नहीं होगा, पड़ा रहेगा। जब ये निरंतर प्रक्रिया 4 साल 5 साल चलेगा तो आपकी मिट्टी में ऑटोमेटिक जिंक की कमी आ जाएगी। जैसे फास्फोरस जाएगा वैसे तुरंत आपकी मिट्टी में जिंक की कमी आ जाएगी। अब जिंक को पूरा करने के लिए आप मार्केट से जिंक ला के डालिए। तो ये सारी चीजें इसी तरह चलेगी। अब आपकी मिट्टी में जो डीएपी वगैरह पड़ा है, अगर उसको प्रचुर मात्रा में आप चाहते हैं कि आपका पौधा अपटेक करे तो आपको क्या करना चाहिए, आपको किस टाइप की फार्मिंग करनी चाहिए? जैव उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, जिसे हम बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। अब बायो फर्टिलाइजर में मोस्टली देखा जाए तो हम लोग स्पेशली 2 चीज को ही लेके चलते हैं। जैसे ये हमारा बायो फर्टिलाइजर हो गया, ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका यन, मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस। अब इस नाइट्रोजन में 2 फसल आती हैं, एक को क्या कहते हैं हम, एक को जिसे ग्रेन कर लें, अनाज कर लें, ठीक है। अब एक चीज बताइए, दलहनी जब हम खेती करते हैं तो यूरिया डालते हैं? नहीं। चना, उड़द, मूंग, मसूर, अरहर नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं? सबको पता है, सबको पता है कि इसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है।
तो क्या जब दलहनी में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है तो अनाज में होता है, धान होता है, गेहूं होता है, नाना प्रकार की सब्जियां, क्या उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम नहीं हो सकता? हो सकता है। अनाज में आपका सब सिंगल एक ऐसा क्रॉप है जिसे हम कहते हैं धान, इसके लिए एक अलग से बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। बाकी ग्रेन में और सब्जियों में जितनी जरूरत पड़ेगी उसमें आप चाहें तो एजिटोबैक्टर का उपयोग कर सकते हैं। आपका एजिटोबैक्टर राइजोबियम। अब धान में क्या आता है? धान में एजिटोबैक्टर काम नहीं करेगा, वहां क्या काम करेगा? साइनोबैक्टर या नील हरित शैवाल जिसे कहते हैं आप, इनका उपयोग। अगर ये सारी चीजें आपके मिट्टी में हो तो आपको नाइट्रोजन अपने खेतों में कम डालना पड़ेगा, ज्यादा नहीं डालने की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह फास्फोरस पे आ जाइए। जैसे ही फास्फोरस आता है तो फास्फोरस में जो मिट्टी में घुलनशील करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पीएसबी, फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया। अब इस फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया में भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं घोलने वाला, एक होता है अवशोषण करने वाला। अब घोलने वाले में क्या होगा? नाम सबको पता है, इसमें आपका बैसिलस होता है, सुडोमोनास होता है, ठीक है। अवशोषण क्या? ये क्या करेगा? जो ये बैक्टीरिया आपका है, बैसिलस है, सुडोमोनास है, एजास्पिरिलम है, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? जो आपके मिट्टी में अभी बताया है ना 82% स्टोर होता चला जा रहा, उस डीएपी को क्या करेगा? घोलने का काम करेगा, उन्हें एक्टिवेट का काम करेगा। जब ये घुल जाएगा तो ये ऐसा नहीं कि जब ये घुलेगा तो डायरेक्ट पौधा आपका ले लेगा। अब क्या करेगा? जब ये घुल जाएगा तो इसे ये अवशोषण करेगा। अवशोषण करने के लिए भी एक चीज आता है जिसे आप कहते हैं माइक्रोराइजा। अब जब ये घुल जाएगा तो ये माइक्रोराइजा इसको अवशोषित करेगा और जड़ के पास ले जाके चिपका देगा। ऐसे करके आपकी मिट्टी का डीएपी आराम से पौधे में घुलनशील हो जाता है। और ये सारा सिनेरियो आपको अगर कहीं मिलने वाला है तो वो आपको डाई यूरिया पोटाश जिंक सल्फर से मिलने वाला नहीं है। ये जब भी मिलेगा आपको तो आपको कहाँ मिलेगा? ये सारी चीजें बायो फर्टिलाइजर में। और बायो फर्टिलाइजर में वो फर्टिलाइजर जिनमें इन सारी चीजों के गुणधर्म पड़े हों उसे हम क्या कहते हैं? पावर प्लांट प्रीमियम, ट्रिपल पी। ये चीज ये टोटल सूक्ष्म जीवित जीवाणुओं का संसार है। इसमें ये जीवाणु युक्त खाद है, बायो फर्टिलाइजर इसे कर सकते हैं आप, जैव उर्वरक कर सकते हैं, जैव उर्वरक तरल, ठीक है। अब ये बायो फर्टिलाइजर है तो इसका रिजल्ट इतना उम्दा कैसे आता है? इसका रिजल्ट उम्दा आने का कारण जो अभी हमने आपको सिनेरियो दिखाया यही है। आपकी मिट्टी में क्या करेगा? राइजोबियम छोड़ेगा, जिससे क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम फास्ट हो जाएगा। आपकी मिट्टी में क्या करेगा? अगर फास्फोरस घुलनशील मात्रा में है तो उस फास्फोरस को घुलनशील बना के पौधों को देने का काम कराएगा। इसके साथ साथ इस प्रीमियम के डालने से एक सबसे अच्छा आपको क्या मिलेगा? मिट्टी का CN रेशियो मेंटेन हो जाएगा। मिट्टी का अगर पीएच वैल्यू डिस्टर्ब है तो वो भी मेंटेन हो जाएगा, एक आदर्श हो जाएगी। इसके साथ साथ किसान को सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी चीजों से होता है आज के डेट में डाई यूरिया पोटाश जिंक सल्फर के अलावा भी, तो सबसे ज्यादा होता है वीड कंट्रोल पे, जिसे आप कहते हैं घास। घास को खत्म भी करना है आपको तो आप इस प्रीमियम का उपयोग करेंगे तो आपके घास भी खत्म हो जाएंगे। और घास कैसे खत्म होंगे वो आपको हम बता दे रहे हैं सिस्टम से, जान लीजिए। जैसे सपोज के लिए घास है आपका, बथुआ का नाम सबने सुना होगा। आइए आइए इस पे आ जाइए, पीछे से जाइए आप लोग। क्या जगह है आगे? बथुआ है जंगली सरसों और कांग्रेस घास। ये एक ऐसे घास होते हैं जो हर साल हमारे कुछ न कुछ खेतों में आते ही आते हैं, ठीक से। तो
हम बार बार दवा का उपयोग करते हैं अपने खेतों में, तो क्या घास मर जाते हैं? बार बार हम दवाओं का उपयोग करते हैं तो न बथुआ मरता है, न जंगली सरसों मरता है, न कांग्रेस घास मरता है। वन टाइम एक बार लगता है कि एक क्रॉप में 120 दिन 100 दिन के अंदर हमको राहत मिल जाती है, लेकिन जैसे ही हम फिर नेक्स्ट फसल लाते हैं उसके हिसाब से और उसको वातावरण मिलता है, फिर से अपने आप को जामिनेट कर लेता है, दूनी रफ्तार से। सही करें आप। क्यों करता है ये? इसके पीछे कारण क्या है? मरता ही नहीं होगा सर, उस समय हमें लगता है कि मर गया, मरता ही नहीं होगा। लेकिन इसकी जड़ें जो है या उसके बीज उसमें रह जाते हैं, मिट्टी में पुनः आते हैं। इसकी बीज डिकम्पोज नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते, इसलिए कि डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया तो डाला ही नहीं, ये डाला ही नहीं हमने। दूसरी चीज, एक चीज आप जान लीजिए, बार बार घास की दवा मारेंगे लेकिन आप पौधे को खत्म कर सकते हैं, बीज को खत्म नहीं कर सकते। और इसका बीज 25 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक आपकी मिट्टी में एक ऐसे अवस्था में जीवित रहता है कि इसको मौसम जब मिलेगा तो ये आपको जर्मिनेट कर ले जाएगा। और 25 से 40 वर्ष तक अगर ये आपकी मिट्टी में उपलब्ध है तो कोई भी आप ब्रह्मांड की घास की दवा मार लीजिए, घास मार नहीं सकते। जब तक इस बीज को नहीं खत्म करेंगे तब तक घास खत्म होने वाला नहीं है। उसी प्रकार सरसों भी है, 25 साल लाइफ साइकिल, उसके बीज अगर जंगली सरसों आपकी मिट्टी में पड़ा हुआ है तो इन सब चीजों को अगर खत्म करना है तो आपको कुछ ऐसे बैक्टीरियल चीजों का उपयोग करना होगा जिसमें डिकम्पोजिंग करने वाले मित्र कीटों, सड़ाने कराने वाले मित्र कीटों, सड़ाने कराने वाले मित्र कीटों में सबसे बड़ा नाम आता है तो केचुए का आता है, जिसे हम आपने बार बार मारने का प्रयास किया है। केचुओं के अलावा कुछ ऐसे मित्र कीट जो हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं। अब जब आज इस प्रीमियम का उपयोग करेंगे तो उन मित्र कीटों की संख्या आपकी खेती में बढ़ेगी। जब खेत में बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपके खेतों से इन बीजों की संख्या कम होना चालू हो जाएगा, डिकम्पोज होगी, सड़ेंगी, गलेंगी, तो आपके पौधों को मिलना। और दूसरी चीज, इन घासों की वजह से देखिए, प्रीमियम नहीं डालते तो कितना बड़ा नुकसान होता है। प्रीमियम पे इसलिए फोकस करें कि मेरा बेस प्रोडक्ट है। अब अगर प्रीमियम नहीं डालते, मिट्टी में आपकी घास आएगी तो घास और पौधा समान स्पीड से बढ़ता है कि किसी की फास्ट होती है, किसी की स्लो होती है। घास तेज बढ़ती है। घास तेज बढ़ता है। क्यों तेज बढ़ता है? फर्टिलाइजर, हाँ, उसकी उम्र कम होती है, क्योंकि अगर आपने धान लगाया चाहे गेहूं लगाया तो उसकी कम से कम 100 से लेके 150 दिन की अवधि होगी। धान भी लगाएंगे तो अर्ली वैरायटी 100 दिन, मैक्सिमम 150 दिन की वैरायटी होगी। गेहूं में भी मतलब 100 दिन से नीचे की कोई वैरायटी आपके पास नहीं होगी। और जो घास होते हैं इनकी पूरी लाइफ साइकिल 50 से लेकर 60 दिन के अंदर खत्म होता है। जब इन्हीं में इनको सब कुछ अपना काम करना है तो ये अपना आपको बहुत फास्ट ग्रो कराती हैं। और जब इनका ग्रोथ होगा, इनका जब ग्रोथ होगा और आपने यूरिया का उपयोग कर दिया उस टाइम पे, ठीक है, चाहे किसी भी फर्टिलाइजर का उपयोग कर दिया, खाद और यूरिया का उपयोग आपने कर दिया, तो एक काम क्या होगा, इनकी संख्या जैसे बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक ये घास एक प्रकार का बैक्टीरिया छोड़ते हैं। अब वो बैक्टीरिया काम क्या करता है, जो आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन पड़ा हुआ है या आपने यूरिया डाल रखा है, इसको गैसीकरण में परिवर्तित कर देते हैं, गैस में परिवर्तित कर देते हैं और ये क्या होता है, उड़ जाता है, जिससे आपके पौधे को मिल नहीं पाता है। घास के रहने से सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ आती है, पोषक तत्वों का अभाव बहुत ज्यादा आपके प्लांट को होगा। और घास के बीज अगर आपकी मिट्टी में उपलब्ध, जैसे बहुत से लोगों को सुना होगा आपने कि हम बार बार इन दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, चाहे केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे मिट्टी में बैगन लगाते कीड़ा दिखता नहीं, लेकिन बहुत सी शिकायत होगी। कुछ ऐसे नया फसल होगा, नया एरिया होगा आपका जहाँ पे कभी खेती ही नहीं हुई होगी सब्जी की, वहां भी आप सब्जी की खेती जैसे ही करेंगे आप देखेंगे वहां भी कीड़े का स्पीड वही है। पेस्ट कंट्रोल वहां पे नहीं है, तो पेस्ट आया कहां से, इंसेक्ट कहां से आया? जो ये सारी चीजों की बीज पड़ी है, ये बीज उन जीवाणुओं का घर होता है। ये जैसे जैसे जामनेट होंगे, बढ़ेंगे, वैसे वैसे कीड़ों की संख्या बढ़ेगी और आपके पौधों को नुकसान करेगा। एक चीज बता दें, आप जानने का प्रयास करिए, ये जब प्रीमियम डालेंगे तो आपकी मिट्टी में कीड़ों की भी संख्या कम हो जाएगी। पेस्ट कंट्रोलर पे भी ये काम करेगा। इतना उम्दा उत्पाद अपना है और कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो मेंटेन कर ही रहा है, पीएच मेंटेन कर ही रहा है,
मिट्टी में आपके नाना प्रकार के बैक्टीरिया को उपलब्धता करा देता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया का नाम आपने शायद सुना होगा, KSB। कोई बताएगा KSB का फुल मीनिंग क्या होता है? निखिल? पोटाश सॉल्युबल बैक्टीरिया। अब पोटाश सॉल्युबल बैक्टीरिया ये भी आपको मिल जाएगा इस उत्पाद में, प्रीमियम में। मतलब जितने चीजें हैं हमारे मिट्टी को आवश्यक चीजें सारे इस बॉटल में आपको मिल जाएंगी समावेश है। और ये 1 लीटर 1 एकड़ की है। इस 1 लीटर से आप 1 एकड़ की फार्मिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप 10, 20, 50 एकड़ की भी कर सकते हैं। एक किसान करना नहीं चाहता क्योंकि वो बनाना कुछ नहीं चाहता, उसको बनाना चाहिए, तो आप इसे 1 एकड़ में डालिए। खेत में बहुत ज्यादा नमी होनी चाहिए, कीचड़ हो तो और बढ़िया हो, सड़ी गोबर की खाद या उसी खेत की नम वाली मिट्टी बढ़िया से उठाइए, मिलाइए, खेत में फेंक के खेत की जुताई करवा दीजिए, कल्टीवेशन उसकी करवा दीजिए। उसके 24 से 48 घंटे के अंदर प्रयास करिए कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग आप न करें, क्योंकि ये मित्र कीट हैं। ये जैसे ही केमिकल के संपर्क में आएंगे ये मर जाएंगे, पहली चीज। और एक चीज और बता दें, जब इसका उपयोग करेंगे तो आपके मिट्टी में अगर नाना प्रकार के पोषक तत्वों के भी अभाव है तो इस प्रीमियम, इस कम्बो पैक में आपको बैक्टीरिया के साथ साथ जो प्राथमिक पोषक तत्व वो भी मिलेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा प्रीमियम। प्रीमियम समझ में आ गया सबको? जी।